दोस्तों, आप सभी का राधा पल्लव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि इस समय हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लासेज में हमने देखा था गाहे कोण क्या होता है और भी सारी चीज़ें देखी थी। तो आज हमें देखना है कि गाहे शंकु क्या होता है, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। जैसा कि हमने देखा था कि जो गाय कोण होता है, गाय कोण क्या होता है हमारा, कि वह एंगल होता है जिस पे कि हम प्रकाश को क्या करते हैं, वायु से कोर में इस एंगल पे हम आपतित कराते हैं, कि जिसकी वजह से हमारा जो अपवर्तित किरण होती है कोर और क्लैडिंग के बीच में इस तरीके से आपतित हो कि उसका पूरा आंतरिक परावर्तन हो पाए। उसको एंगल को हम बोलते थे गाय कोण। अगर उसी गाय कोण को अगर हम क्या करें, पूरा 360 घुमा दें, उसी गाय कोण को अगर हम क्या करें, कोर के अक्ष के क्या करें, हम चारों तरफ घुमा दें, उसको परितः घुमा दें, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाहे शंकु बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि गाहे कोण θ0 को कोर अक्ष के परितः घुमाया जाए तब एक शंकु बनता है, इसे गाहे शंकु कहते हैं। तथा शंकु के शीर्ष पर बना कोण और शंकु के शीर्ष पर जो बना कोण होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, गाहे शंकु कोण बोलते हैं, जिसको हम शो करते हैं θa से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। जैसा कि हमने बताया कि क्या है हमारा ये थीटा मैक्स, ये क्या है हमारा ये जो एंगल बना हुआ है क्या है हमारा θ0, जिसको हम बोले थे गाहे कोण। अगर इसी गाहे कोण को हम क्या करें, हम इसके कोर का जो अक्ष है, ये जो हमारा गाहे कोर का जो अक्ष है इसके परितः हम क्या करें, घुमा दें, तो इसके द्वारा जो हमारा कोण बनता है, ये जो हमारा यहाँ पे कोण बना है, इसी कोण को बोलते हैं हम गाहे शंकु बोलते हैं। और इस गाहे शंकु का इस कोर के अक्ष पे जो सेंटर पे हमारा जो एंगल बन रहा है, ये जो हमारा एंगल बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि गाहे शंकु कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गाहे शंकु कोण। तो अब जाहिर सी बात है कि इतने एंगल को हम क्या बोलते थे, θ0 मतलब गाहे कोण। अब यहाँ पे जो हमारा गाहे शंकु कोण है वो क्या दिख रहा है हमें, इसी का जस्ट दुगना दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, जस्ट दुगना। तो कह सकते हैं कि गाहे शंकु कोण जो θa का मान होता है वो क्या होता है, 2θ0 के बराबर होता है, मतलब गाहे कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि गाहे शंकु कोण θ0 का मतलब गाहे कोण का 2 गुना होता है। तो इसको हम अतः क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा θa बराबर क्या होता है, 2θ0 के बराबर होता है। और जैसा कि हमने अभी पहले ही देखा था कि θ0 का मान कितना था, साइन इनवर्स θ0 का मान कितना था, साइन इनवर्स √ में n1² - n2² अपान के n0। तो θa का मान क्या हो जाएगा हमारा, 2 साइन इनवर्स √ में n² - n2² अपान के n0, जहाँ पे n0 हमारा क्या है, वायु का अपवर्तनांक है, n1 क्या है, कोर का अपवर्तनांक है, n2 क्या है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और θa हमारा क्या है, गाहे शंकु कोण है, और θ0 क्या है, गाहे कोण है। ठीक है, ये हमारा क्या था, गाहे शंकु कोण। इसको हमने देख लिया, मुझे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हम गाहे कोण थीटा को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल, मतलब जो गाहे शंकु कोण का आधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाहे कोण कहते हैं। चूँकि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हमारी आपतित किरण वायु माध्यम से आती है, हमारे जो वायु माध्यम से जो भी हमारी किरण आ रही है, जिसके लिए हमारा अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक हमेशा n0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तथा साइन थीटा मैक्स को हम क्या मान लें, θ0 मान लें, तब हमारा क्या हो जाएगा कि साइन θ0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √ में n1² - n2², क्योंकि हमारा θ0 बराबर क्या था, गाहे कोण बराबर क्या था, साइन इनवर्स √ में n1² - n2² अपान के n0 का मान क्या हो गया हमारा 1। तो 1 हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमें, θ0 बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स √ में n² - n2²। और इसी प्रकार हमारा गाहे शंकु कोण क्या हो जाएगा, θ बराबर 2 साइन इनवर्स √ में n1² - n2², क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, n0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया है। तो इसलिए हमारा बटे में जो n था वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नोट थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। अब आगे हमें देखना है कि भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन क्या होता है। तो भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, इसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से। इसका सिंबल हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है हमारा। तो कोर तथा क्लैडिंग के अपवर्तनांकों के भिन्नात्मक अंतर को, मतलब कोर और क्लैडिंग का जो अंतर होगा और कोर के अपवर्तनांक के साथ जो इसका भिन्न होगा, उसके मान को हम क्या बोलते हैं,
फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज बोलते हैं। तो कोर तथा क्लैडिंग के अपवर्तनांकों के भिन्नात्मक अंतर को भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन कहते हैं। और इसको किससे शो करते हैं? डेल्टा से शो करते हैं। तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा हमारा? n1 माइनस n2, मतलब कोर और क्लैडिंग के अपवर्तनांकों का अंतर अपान के कोर की अपवर्तनांक। इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसी को क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कहा था कि n1 का मान n2 से हमेशा ज़्यादा होता है। n1 का मान क्या होता है? n2 से हमेशा ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि हमेशा जो वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू जो हमेशा मिलेगी, वो क्या मिलेगी हमारी? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कभी भी इसका मान निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा n1 का मान n2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और तब n1 का मान n2 से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है। और इसका मान जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यही बात लिखा हुआ है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, चूँकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है। n1 का मान n2 से हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए हमेशा क्या होगा? ये धनात्मक होगा। प्रकाशिक किरणों को फाइबर में आगे बढ़ने के लिए जो डेल्टा का मान होता है ये बहुत ही कम होना चाहिए। किससे? 1 से। ये क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों में अंतर बहुत कम है, n1 और n2 में अंतर कम है, तो इसका जो अंतर आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। और छोटा जब आएगा उसमें जब n1 से हम भाग देंगे तो वैल्यू और भी हमारी छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल्टा का मान ऑटोमेटिक 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो हमारा जो डेल्टा का मान होता है वो लगभग आपका कितना होता है? 0.01 के बराबर होता है। ठीक है। तो हमारा ये क्या था? भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन, जिसको हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, जिसको हमने डेल्टा शो किया था। अब आगे हम देखते हैं कि आंकिक छिद्र क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमारा आंकिक छिद्र क्या होता है। न्यूमेरिकल ऑपरेटर इसको हम शो करते हैं NA से, इसको हम शो करते हैं। तो गाय कोण के ज्या मान को, मतलब गाय कोण जो हमारा था, गाय कोण किसको हम कह रहे थे? थीटा 0 को हम गाय कोण बोल रहे थे। तो गाय कोण क्या जो हमारा साइन मान होता है, मतलब ज्या मान जो होता है उसके साथ अगर साइन लगा दिया जाए तो उस मान को ही हम क्या कहते हैं? आंकिक छिद्र कहते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। ठीक है। और इसको हम किससे शो करते हैं? NA से शो करते हैं। ठीक है। तो NA को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अब जो हमारा गाय कोण क्या था? थीटा 0 था। अब उसी के साथ हमने क्या कर दिया? साइन लगा दिया। तो अभी किसके बराबर हो गया? NA के बराबर हो गया। तो NA बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा 0। तो NA बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अब साइन थीटा हमने देखा था कि थीटा इनवर्स बराबर क्या था हमारा? साइन इनवर्स अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब इसी साइन इनवर्स को अगर इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा 0। तो अब NA बराबर क्या होगा? साइन थीटा के वैल्यू बराबर कितना मिल गया हमको? अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाया गया है। तो NA बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब चूँकि अब इसमें हमें थोड़ा सा अपने से कुछ करना है, हमने कुछ किया है, उसको ध्यान समझिएगा कि n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने क्या किया? अलग से इसको इस प्रकार से लिखा है कि n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर क्या होता है? a प्लस b, एक कोष्टक में, दूसरे में हमारा क्या होता है? a माइनस b। ठीक है। तो इसी प्रकार हमने क्या कर दिया? एक कोष्टक में n1 प्लस n2, दूसरे कोष्टक में n1 माइनस n2। अब हमने क्या कर दिया है कि 2n1 से भाग दे दिया है और 2n2 से गुणा कर दिया। इसका मतलब 2 से 2 कटेगा, n1 से n1 कटेगा। तो जाहिर सी बात है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें? n1 प्लस n2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में n1 माइनस n2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हमने क्या किया? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को इस प्रकार से लिख लिया है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने जैसा बताया था कि आपका n1 और n2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। तो कहने का मतलब कि हम n1 लगभग बराबर ले सकते हैं n2 के, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं, बहुत ही कम अंतर है। तो इस वजह से क्या है? n1 लगभग बराबर क्या ले सकते हैं? n2 के। तो n1 प्लस n2 को अगर लगभग बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2n1 के बराबर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2n1 के बराबर, और 2n1 बराबर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ आपका n1 नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, PDF में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है। तो n1 प्लस n2 अपान के 2
2, तो ए क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 2n1 लिख सकते हैं। तो 2n1 अपान के 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको n1 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा n1 माइनस n2 अपान के n1 हमने जस्ट अभी देखा था कि हमारा भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन जो था वो यही था कि n1 माइनस n2 अपान के n1 बराबर डेल्टा। तो अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, उठा के हम वहाँ पर रख देंगे। तो दोनों को जब उठा के वहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमें, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा, क्योंकि 2n1 पहले से था वहाँ पे, 2n1 क्या था हमारा पहले से था, और हमारा क्या मिला एक और हमारा 2n1 हमारा पहले से था, लेकिन 2 से 2 हमने क्या कर दिया था, कैंसिल आउट किया था। यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसका मान पूरा का पूरा मान रखा है। ये पूरा का पूरा हमारा जो मान होगा, यहाँ देख लीजिएगा, an1 प्लस n2 अपान के जो हमारा एक ए इतना जो है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। और ये इतनी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, n1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, n1 के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। तो उसी को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे वैल्यू को रख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। तो समीकरण एक से हमने क्या दिखा था, na बराबर क्या था हमारा, na बराबर ये क्या था अंडर रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर था। अब इसी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का मान हमें क्या मिला है 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। तो इसका मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा na बराबर अंडर रूट में 2n1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। अब n1 स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, तो na बराबर क्या मिल जाएगा n1 इंटू अंडर रूट में 2 डेल्टा। ठीक है, अब एक यही हमारा क्या होता है, यही इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हमारा अंकिक हमारा इंडेक्स अंकिक छिद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी na का मान कितना मिल गया हमको, n1 इंटू अंडर रूट में 2 डेल्टा। ठीक है, तो अब na द्वारा आपका जो होता है फाइबर की प्रकाश ग्रहण शक्ति की गणना की जाती है। मतलब na आपका जितना अधिक होगा, जो फाइबर होगा आपका उतना अधिक उसकी क्षमता होगी प्रकाश को ग्रहण करने की। तो na का मान जितना अधिक होता है, फाइबर स्रोत से अधिक प्रकाश ग्रहण करता है। तो फाइबर जो होता है स्रोत से अधिक प्रकाश को ग्रहण करता है, और जितना अधिक से अधिक प्रकाश को स्रोत से ग्रहण करेगा उतनी ही दूर तक सिग्नल को वो भेज सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अंकिक छिद्र हमने देख लिया, भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन देख लिया। ठीक है, गाय शंकु कोण देख लिया। ठीक है, तो ये वीडियो आपका अब जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा V नंबर है, जिसको हमें आगे देखना है। तो V नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।